बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहले तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसमें मैं कोशिश करता हूं कि ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लूं, इसके अलावा आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर लूं। फिर भी अगर किसी को और भी मालूमात चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आज बात करते हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि रोमानिया भी तो यूरोप में है, वो क्यों वीज़े दे रहे हैं और दूसरे जो ममालिक है वो इतने वीज़े नहीं दे रहे हैं, लेकिन रोमानिया बहुत से वीज़े दे रहा है। ख़ास करके पाकिस्तानी को, इंडियन हो गए, इसके अलावा फ़िलिपाइन के लोग हैं तो उनको वो लेबर के जो वीज़े होते हैं सिंपल, वो बहुत दे रहे हैं। तो इसकी मेन वजूहात पे अगर आप कहें तो किसी ने ये रिसर्च भी नहीं किया होगा कि रोमानिया को वर्क शॉर्टेज है। तकरीबन जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है तो वो कह सकते हैं कि 5 लाख तक उनको वर्कर की शॉर्टेज है, तो इसलिए वो वीज़े ज़्यादा दे रहे हैं। और वो नॉन EU, क्योंकि ये लो स्किल्ड जॉब होते हैं तो आपको पता है EU वाले ये जॉब नहीं करते, तो ये जो नॉन EU कंट्रीज़ हैं इन पे डिपेंड करते हैं और ये जॉब इनको देते हैं जो नॉन EU कंट्रीज़ वाले हैं। तो इसलिए वो जो अभी एक और भी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि वो 2023 में तकरीबन कम से कम 1 लाख, इनकी इकोनॉमी आपको पता है इतनी वो नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि नॉर्मल एक इकोनॉमी है कोई, तो उनको इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए कम से कम 2023 में 1 लाख वर्कर की ज़रूरत है। वो ऐसे वर्कर जो लो स्किल्ड होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि हर एक बंदा वो काम नहीं करता, जो स्किल्ड वर्कर नहीं है, तो इनकी ज़रूरत है। तो इसलिए इन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि जो नॉन EU कंट्री, ख़ासकर पाकिस्तानी, इंडियन है, फिलिपीनीज़ है, तो ये काम बहुत करते हैं, तो उन्होंने ये जो वीज़े हैं, जिस तरह फूड डिलीवरी के हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्क में है, बाकी वेयर हाउस में है, ये सारे जो वर्क परमिट है ये दे रहे हैं और वीज़े भी दे रहे हैं। तो इसमें एक और बात है कि बाज़ लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो 2-3 तरह के होते हैं। वो कह रहे हैं ये क्यों हुआ, तो होना चाहिए। तो जब मेनली अगर आपके पास वर्क परमिट हो किसी भी कंट्री का और डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी हो A to Z, तो फिर आपका वीज़ा ऑलमोस्ट इंश्योर होता है। लेकिन अगर आपकी वर्क परमिट या किसी और में फ़र्क हो, या ऐसी कंपनी से आपने वर्क परमिट लिया हो कि वो बाद में डिफ़ॉल्टर हो, या इंश्योरेंस वगैरह आपकी मतलब नहीं हो, मतलब आपने डॉक्यूमेंटेशन और जो कंपनी सिलेक्शन है ये करनी है, अच्छी करनी है। तो जब भी आप किसी से बात करें तो उनको कहें कि हमें खैर है 50,000 रुपये ज़्यादा दे, लेकिन कोशिश करें कि वो कंपनी अच्छी हो और उसकी प्रोफाइल अच्छी हो। ये ना हो कि नई कंपनी बनी हो और उनको वो लेबर की ज़रूरत ही ना हो और वो वर्क परमिट इशू कर रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि वो आपको पता है बाकायदा उनकी वेरिफिकेशन होती है, एम्बेसी इसलिए टाइम लेती है, जब आप वर्क परमिट वो करते हैं तो इसलिए वो टाइम लेती है। इसके अलावा रिजेक्शन के एक और चार्ज इसलिए भी होते हैं कि वहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज होती है, आपने जो बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो एम्बेसी वाले पूछते हैं उन्हीं को उसी तरह उनके आंसर देते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं करते। मतलब अपने ज़ुबान में वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, उन्होंने इतनी सीखी होती है कि जो लोग उनको वो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं क्वेश्चन और आंसर, वही आंसर ये देते हैं। तो इसलिए भी ये भी बड़ी वजूहात है। तो इसलिए अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है इसके लिए तकरीबन 2 से 3 महीने वर्क परमिट लेता है। तो इसमें आपको चाहिए कि अपनी इंग्लिश को इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि वो अगर मतलब इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप अपने अल्फाजों में जवाब दे सकें। बाकी ये है कि इसके अलावा अगर आप देखें रोमानिया दूसरी तरह ये भी यूरोप में है, तो ये आपको पता है रिजेक्शन भी होगी, हर कंट्री की रिजेक्शन होती है, ख़ासकर यूरोप कंट्रीज़ में। तो इसलिए ये आप ना करें कि हर एक 100% श्योर होगा, बाज़ लोगों की रिजेक्शन भी होगी। इसके अलावा ऐसे भी होते हैं कि जिनके वर्क परमिट में फ़र्क होगा, रिजेक्शन होगी। ऐसे भी लोग होंगे जिनके दूसरे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें फ़र्क होगा। तो ये चीज़ें आपने जहन में याद रखनी है। और दूसरी बात यह है कि रोमानिया जो वर्क परमिट दे रहा है, अगर ये शेंजन में शामिल हो जाए तो थोड़े से इनके फिर और भी रूल्स चेंज होंगे, तो वो रूल्स भी आपने जहन में याद रखने हैं, क्योंकि आपने फिर वो रिक्वायरमेंट भी शेंजन में अगर चला गया तो वो भी आपने उस हिसाब से पूरी करना है। बाकी उनको लेबर की शॉर्टेज है तो वो वो शेंजन में हो ना हो, वो अपनी लेबर शॉर्टेज पूरी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कहें इंटरव्यूअर प्रिपरेशन के लिए तो आप कहीं भी लैंग्वेज क्लासेस ले सकते हैं, उनसे कहें कि भाई हमने वो करनी है, प्रिपरेशन करनी है, और वो कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जहाँ तक वहाँ पे सैलरी की बात है तो मिनिमम जो आप कह सकते हैं मैक्सिमम तक सैलरी
यूरो में वो 500 से 600 यूरो है, तो आप ये कर सकते हैं कि 500 से 700 यूरो में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ इसमें टैक्स भी कटेगा, ये भी आप जहन में याद रखें। तो ये ना हो कि आप इधर से प्लान मतलब हो जाएं और इस तरह जाएं कि आप जहन में 2000 यूरो हो कि ये मैं कमाऊंगा। अगर कोई आपको बता भी रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। इसके अलावा कंपनियां जो हैं, बाज़ ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको सिर्फ वर्क परमिट देती है और बाकी आपने काम खुद ढूंढना होता है, वो NOC देती है। और आपने वर्क परमिट के अलावा आपकी अकोमोडेशन अपनी होगी, खुराक अपना होगा, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी अपनी होगी, हर चीज़। बाज़ ऐसी हैं जो आपको जॉब भी देती हैं, जॉब्स भी देती हैं, इसके अलावा अकोमोडेशन भी देती है और वन टाइम खाना भी देती हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बाज़ ऐसी भी हैं जो अपने कैंटीन में आपको डिस्काउंटेड रेट पे खाने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रख के और इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना डिसाइड कर लें। लेकिन ये है कि रोमानिया एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, एक और बात है, बाज़ लोग इस तरह भी होते हैं कि उन्होंने आगे जाना होता है, तो इस चीज़ को वो इस्तेमाल करके आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो खुदारा ये ना करें, क्योंकि इससे ओवरऑल मुल्क का इमेज ख़राब होता है। और इसके अलावा अगर आप पकड़े गए तो आप सीधा डिपोर्ट हो जाओगे, तो आपकी पासपोर्ट और करियर भी होगा। हाँ, आप साल डेढ़ गुजारो तो मुझे पता है, अगर आप साल डेढ़ गुजारोगे तो ये भी हो सकता है कि आप लीगली वहाँ से मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उधर पहुँच जाते हैं आपके पास उधर की TRC होगी, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहते हैं। तो उसके बाद मूव करना थोड़ा सा आसान होता है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इधर सालों का इंतज़ार कर सकते हो, और उधर आप जो पैसे खर्च कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल रोमानिया से जब आप आगे इटली के जाते हो तो आपके 4-5 हज़ार यूरो लगेंगे। तो वो 4-5 हज़ार यूरो बचा के रखो, अकाउंट में डालो, उसके बाद कहीं लीगली वहाँ से मूव करने की कोशिश करो। इल्लीगल कहीं भी ना जाओ, इल्लीगल की बहुत कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन ले। बाकी अगर आपकी इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।